नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गाजियाबाद के लोनी में अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में उनके परिवार ने पुलिस से अलग बयान दिया है और पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए हैं। बुजुर्ग समद के बेटे बब्बू सैफी ने कहा है कि पुलिस कह रही है कि आरोपियों ने उनके पिता से ताबीज बनवाया था, जिसने असर नहीं किया तो उन्होंने मारपीट की, जो कि सरासर गलत है क्योंकि उनका परिवार पीढ़ियों से बढ़ई का काम करता आया है, वो ताबीज नहीं बनाते हैं। अब्दुल समद सैफी नाम के बुजुर्ग समद के बेटे बब्बू ने पुलिस को लेकर सवाल उठाए। बब्बू ने कहा कि इस मामले में मुस्लिम लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब वे शिकायत दर्ज कराने लोनी पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मी पहले तो शिकायत दर्ज करने के मूड में नहीं दिखे। बब्बू ने टीओआई को बताया कि एक पुलिसकर्मी ने कहा कि गर्मियों में दाढ़ी रखना ठीक नहीं है और अब दाढ़ी कट चुकी है तो हवा पास होती रहेगी। बब्बू ने कहा कि जो कुछ हमने बताया पुलिस इंस्पेक्टर ने एफआईआर में उन बातों को नहीं लिखा। हालांकि इसके बाद सवाल उठता है कि अगर पुलिस की तावीज वाली बात गलत है तो फिर बुजुर्ग घटना वाले दिन प्रवेश गुर्जर के घर क्यों गए थे? पुलिस दोनों के बीच हुई बातचीत के फोन कॉल का भी हवाला दे रही है। क्या बुजुर्ग के साथ मारपीट तावीज को लेकर की गई या फिर जो वह कह रहे हैं वह बात सही है? गाजियाबाद में लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट और उनकी दाढ़ी काटने के मामले में किए गए ट्वीट्स को लेकर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा पत्रकारों मोहम्मद जुबैर और राना अयूब और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। बुजुर्ग संग मारपीट की यह घटना 5 जून की है और इसका वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कांग्रेस नेताओं में सलमान निजामी, शमा मोहम्मद, मस्कूर उस्मानी का नाम शामिल है, जबकि लेखिका और पत्रकार सबा नकवी, मीडिया पोर्टल द वायर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह एफआईआर दंगा भड़काने, नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को जबरन भड़काने व अन्य धाराओं के तहत दर्ज की है। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि नए आईटी नियमों के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने के बाद ट्विटर से अब भारत में कानूनी सुरक्षा हटा ली गई है। इसका अर्थ है कि अगर अब कल कोई गैर कानूनी सामग्री को लेकर ट्विटर के खिलाफ कोई आरोप लगाता है तो उससे एक प्रकाशक के तौर पर व्यवहार किया जाएगा, किसी इंटरमीडिएरी के तौर पर नहीं, क्योंकि ट्विटर अब इंटरमीडिएरी का दर्जा खो चुका है। इसके कारण अब गैर कानूनी सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नए डिजिटल नियमों को मानने में आनाकानी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को मध्यस्थता के तौर पर मिली सुरक्षा खत्म हो गई है। इस पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर को नए डिजिटल या सोशल मीडिया नियमों के पालन करने के कई मौके दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर सरकार की बात नहीं मानी। उन्होंने साफ कहा कि ट्विटर भारत सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करने में पूरी तरह फेल रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय कंपनियां जब अमेरिका या अन्य किसी दूसरे देश में बिजनेस करने जाती हैं तो वहां के स्थानीय नियमों का पालन करती हैं। तो ऐसे में ट्विटर भारत के नियमों का पालन करने से पीछे क्यों हट रहा है? उन्होंने कहा इन नियमों को गलत व्यवहार से पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए बनाया गया है। प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के लोनी में बुजुर्ग मुस्लिम शख्स के साथ हुई मारपीट की घटना का जिक्र करते हुए कहा, यह इस बात का उदाहरण है कि फर्जी खबरों से लड़ने में ट्विटर का क्या रुख है। प्रसाद ने कहा कि ट्विटर उसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताता है जो उसको सूट करता है, वो अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से ऐसा करता है। कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों के बीच के अंतराल बढ़ाने पर फिर विवाद हो गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बिना उनकी सहमति के ही सरकार ने कोविशील्ड की खुराकों के अंतराल को दोगुना कर दिया था। वैक्सीन पर सुझाव देने वाले वैज्ञानिकों के समूह में से 3 वैज्ञानिकों ने जब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के सामने ये दावा किया तो विवाद हो गया। सरकारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के पूर्व निदेशक एमडी गुप्ते ने कहा है कि एनटीएजीआई ने खुराक के अंतराल को 8 से 12 सप्ताह तक बढ़ाने का समर्थन किया था। इसी अंतराल का सुझाव विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भी दिया गया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समूह के पास 12 सप्ताह से अधिक के अंतराल पर टीके लगाने के प्रभावों के संबंध में कोई आंकड़ा नहीं था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि 8 से 12 सप्ताह कुछ ऐसा है जिसे हम सभी ने स्वीकार किया, लेकिन 12 से 16 सप्ताह कुछ ऐसा है जिसे सरकार लेकर आई। उन्होंने कहा कि यह ठीक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों के बीच के अंतराल बढ़ाने को लेकर एनटीएजीआई के एक और वैज्ञानिक मैथ्यू वर्गीज ने भी कहा कि ग्रुप ने अंतराल को बढ़ाकर 8 से 12 हफ्ते करने की अनुशंसा की थी। उसी समूह के एक और सदस्य जेपी मुलियाल ने भी कहा कि एनटीएजीआई के भीतर टीके की खुराक के अंतराल को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन
समूह ने 12 से 16 सप्ताह की सिफारिश नहीं की थी। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI से जुड़े रहे इन लोगों के बयान आने के बाद अब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की सफाई आई है। उन्होंने ट्वीट कर दावा किया है कि वैक्सीन की खुराक का अंतराल बढ़ाने का फैसला वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर लिया गया था। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति किए जाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस ट्वीट के साथ NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा का भी बयान साझा किया है। डॉक्टर अरोड़ा ने उस बयान में ब्रिटेन के स्वास्थ्य नियामक पब्लिश हेल्थ इंग्लैंड के एक अध्ययन का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि टीके की प्रभावकारिता 65 से 88% के बीच होती है, जब अंतराल 12 सप्ताह होता है। हालांकि डॉक्टर अरोड़ा के बयान में भी साफ तौर पर कहा गया है कि इंग्लैंड में 12 हफ्ते के अंतराल के आधार पर निर्णय लिया गया। तो सवाल है कि भारत में 12 से 16 हफ्ते क्यों किया गया? दिल्ली पुलिस ने 3 छात्र कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को ही दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी। साथ ही सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई। चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में 5 सांसदों की बगावत के बाद मुश्किलों से घिरे एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने बुधवार को इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को लगभग 6% वोट मिले और ये एक बड़ी जीत थी। चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ता, जो कि उनकी नीतियों के खिलाफ था। इसलिए वह अकेले चुनाव मैदान में उतरे। इसके अलावा चिराग ने कहा कि चाचा उनसे कहते तो वे उन्हें खुशी खुशी से संसदीय दल का नेता बना देते, लेकिन उन्हें नेता चुने जाने की प्रक्रिया पार्टी के संविधान के हिसाब से गलत है। उन्होंने कहा कि नेता चुनने की शक्ति केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास है। चिराग ने कहा कि उनके पीठ पीछे षड्यंत्र रचा गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में कथित धांधली के आरोपों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन रामलला विराजमान और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारियों ने इस मामले में जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने जांच पर जोर दिया। जमीन की खरीद में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व विधायक पवन पांडे ने रविवार को आरोप लगाया था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल की कीमत में 25 पैसे तो डीजल की कीमत में 13 पैसे की वृद्धि की गई है। ये 4 मई के बाद 25वीं बार है जब तेल महंगा हुआ है। इसके बाद से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 94 रुपये 84 पैसे हो चुकी है। इसके अलावा देश के ऐसे 7 शहर हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये को पार कर चुकी है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल की कीमत करीब 108 रुपये हो चुकी है और डीजल की कीमत भी 100 रुपये को पार कर चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।